नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध के ताज़ा हालातों और नेटो पर आए संकट की। सफी देश में आज से शुरू हुई डिजिटल जनगणना 2027, हवाई ईंधन की कीमतों में भारी उलटफेर और 1 अप्रैल से आपकी जेब पर असर डालने वाले बजट नियम की पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ईरान के नए शासन के राष्ट्रपति ने उनसे संघर्ष विराम की मांग की है। ट्रंप ने उन्हें अपने पूर्ववर्तियों से कम कट्टरपंथी और ज्यादा बुद्धिमान बताया। साथ ही उन्होंने कहा, जब तक होर्मुज जलडमरू मध्य खुला, मुक्त और साफ नहीं हो जाता, हम सीज फायर पर विचार नहीं करेंगे। तब तक ईरान को पत्थर युग में वापस भेजते रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद बताया। एक्सियोस के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत चल जरूर रही है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने यूरोपीय काउंसिल को कहा था कि वो डील करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। यह 1 माह से ज्यादा पुराना युद्ध आज भी अपने अंजाम से दूर है। आज की सबसे बड़ी भू राजनीतिक खबर यह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य संधि नाटो का भविष्य खतरे में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में कहा कि नाटो छोड़ने का मामला अब पुनर्विचार से परे है। उन्होंने नाटो को पेपर टाइगर बताया और कहा कि पुतिन भी ये जानते हैं। रॉयटर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं बिल्कुल नेटो से बाहर निकलने पर विचार कर रहा हूं। ट्रंप की नाराजगी इसलिए है क्योंकि स्पेन, फ्रांस, इटली और यूके ने ईरान युद्ध में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए अपने हवाई अड्डे और हवाई क्षेत्र देने से इनकार किया। विदेश मंत्री रूबियो ने भी नेटो के साथ संबंधों की समीक्षा के बाद कही। यूके के पीएम स्टारमर ने कहा कि नेटो दुनिया का सबसे प्रभावी सैन्य गठबंधन है। यह घटनाक्रम विश्व व्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। आज से भारत में जनगणना 2027 के पहली चरण की शुरुआत हो गई है और यह कई मायनों में ऐतिहासिक है। 2011 के बाद पहली बार हो रही इस जनगणना को कोविड के कारण टाला गया था। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। पहली बार यह पूरी तरह डिजिटल होगी। गणनाकर्मी मोबाइल ऐप से डेटा भरेंगे। नागरिक से census.gov इन पोर्टल पर जाकर 16 भाषाओं में खुद अपनी जानकारी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपना सेल्फ एनुमरेशन पूरा किया और देशवासियों से अपील की। सरकार ने इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और 31 लाख से अधिक कर्मचारी जुटाए जाएंगे। दूसरे चरण में 1931 के बाद पहली बार जाति गणना भी होगी, जिसका नीति निर्माण पर गहरा असर होगा। यह जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल जनगणना अभ्यास होगा। दोस्तों, आज सुबह एक बड़ा उलटफेर हुआ। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने पहले जेट फ्यूल यानी एटीएफ की कीमत दिल्ली में दोगुनी कर दी। 96,638 रुपए से बढ़ाकर 2,07,341 रुपए प्रति किलोलीटर, जो इतिहास में पहली बार 2 लाख के पार गई। लेकिन कुछ ही घंटों में सरकार ने बड़ा फैसला लिया और इसे वापस लेकर 1,04,927 रुपए तय कर दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि घरेलू विमान सेवाओं के लिए एटीएफ में मासिक बढ़ोतरी 25% से अधिक नहीं होगी। इसके पीछे का कारण है पश्चिम एशिया में युद्ध, हॉर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक आपूर्ति संकट। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइनों को राहत मिली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पूरी बढ़ोतरी का बोझ पड़ेगा। जल्द ही हवाई किराए भी बढ़ सकते हैं। 1 अप्रैल से 2 बड़े ईंधन बदलाव एक साथ लागू हो गए हैं। पहला, अब पूरे देश के हर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल अनिवार्य है, यानी 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण, जिसकी न्यूनतम ऑक्टेन रेटिंग 95 RON होगी। 2023 के बाद बनी गाड़ियां इसके लिए तैयार हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों में 3 से 7% तक माइलेज कम हो सकती है और रबर के पुर्जों को नुकसान हो सकता है। दूसरा, 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 195 रुपए 50 पैसे बढ़कर 2,078 रुपए 50 पैसे हो गई है। ये 1 महीने में दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। घरेलू LPG के दाम फिलहाल स्थिर हैं। होटल, ढाबे और रेस्तरां चलाने वालों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वैश्विक युद्ध और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें इसकी वजह हैं। दोस्तों, आज 1 अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं, जो सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं। पहला, नए पैन आवेदन नियमों के तहत अब आधार और बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य है। दूसरा, फास्ट टैग फीस में बदलाव हुआ है, जिसका असर राजमार्ग यात्रियों पर पड़ेगा। तीसरा, आयकर में बदलाव। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय अब टैक्स मुक्त है। चौथा, एटीएम से नकद निकासी की मुफ्त सीमा पार करने पर अतिरिक्त शुल्क और रुपे प्लैटिनम कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज का मुफ्त एक्सेस बंद। पांचवा, भारतीय रेलवे ने टिकट रद्द करने पर रिफंड की समय सीमा 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे किया। इनके अलावा कारों की कीमत, बैंकिंग सेवाएं और कई दैनिक उत्पाद भी महंगे हुए। ये नया वित्त वर्ष मध्यम वर्ग के लिए मिला जुला संदेश लेकर आया है।
दोस्तों, आज लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ जिसका आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोग एक दशक से इंतजार कर रहे थे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया, जो अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा देता है। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र को राजधानी का संकट झेलना पड़ा था। वाईएसआरसीपी सरकार ने 3 राजधानियों का विवाद खड़ा किया था। टीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस ने बिल का समर्थन किया। वाईएसआरसीपी ने वॉकआउट किया। इस कदम से 2014 के कानून की धारा 5(2) संशोधित होगी। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी रहेगा और अमरावती आंध्र की नई राजधानी बनेगी। मार्च 28 को आंध्र विधानसभा पहले ही प्रस्ताव पास कर चुकी थी। यह सीएम चंद्रबाबू नायडू की बड़ी जीत है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज त्रिची में एक बड़ी रैली हुई, जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन पर जमकर हमला बोला। स्टालिन ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर एनडीए सत्ता में आई तो वो तमिलनाडु का नाम बदलकर दक्षिण प्रदेश रखने में एक पल नहीं हिचकिचाएगी। उन्होंने एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी के हाथों बेच दिया है। स्टालिन ने दावा किया कि बीजेपी ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की, लेकिन डीएमके ने उसे विफल किया। उन्होंने महिलाओं को 2000 रुपये मासिक सहायता और छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ाने का वादा किया। तमिलनाडु में 23-24 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ये मुकाबला डीएमके के द्रविडियन मॉडल बनाम एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन के बीच है। दोस्तों, भारतीय सेना की मारक क्षमता में आज एक बड़ा इजाफा हुआ है। इजरायल वेपन्स इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप के संयुक्त उपक्रम पीएलआर सिस्टम्स ने भारतीय सेना को 2000 नेगेव 7.62x51 mm लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी है, जिसे भारत में प्रहार एलएमजी कहा जाएगा। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में बन रही है और 50% से अधिक पुर्जे भारत में निर्मित हैं। ये 41,000 हथियारों के बड़े अनुबंध का पहला चरण है। इस साल 4,000 और मिलेंगी। नेगेव एलएमजी इजरायली सेना की पसंदीदा मशीन गन है और ये एलएसी जम्मू कश्मीर जैसे कठिन इलाकों के लिए आदर्श है। यह इजरायल भारत रक्षा साझेदारी का नया अध्याय है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है। भारत इजरायल का सबसे बड़ा रक्षा खरीदार है। पिछले 5 वर्षों में $20 अरब से अधिक का रक्षा व्यापार हुआ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक डरावनी खबर आई है। बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर असैनी मोड़ के पास तब हड़कंप मच गया जब मथुरा से 18 टन एलपीजी लेकर नेपाल जा रहे एक टैंकर के ऊपरी वाल्व से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया। सतर्क ड्राइवर गुरप्रीत ने फौरन गाड़ी किनारे रोकी और पुलिस को सूचित किया। खबर मिलते ही बाराबंकी पुलिस ने हाईवे की दोनों लेन बंद कर दी और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, जिससे शहर की अंदरूनी सड़कों पर लखनऊ तक भीषण जाम लग गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और लखनऊ से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। आसपास की दुकानें बंद करा दी गईं। रात तक रिसाव रोकने का काम जारी था। एलपीजी एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। एक चिंगारी भी बड़ी त्रासदी बन सकती थी। दोस्तों, आज संसद में एक और बड़ा बिल पास हुआ जो देश के कारोबारी माहौल को बदलने वाला है। राज्यसभा ने ध्वनिमत से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया, जिसे लोकसभा पहले ही 30 मार्च को मंजूर कर चुकी थी। इस बिल पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आईबीसी को केवल कर्ज वसूली का जरिया नहीं, बल्कि व्यवसायों को बचाने और मूल्य संरक्षण का साधन समझना चाहिए। बिल में दिवालियापन के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए नई प्रक्रियाएं, क्रेडिटर आरंभित कार्यक्रम और ग्रुप इंसॉल्वेंसी का प्रावधान शामिल है। एक सेलेक्ट कमेटी की 11 में से सभी सिफारिशें सरकार ने मानी है। इससे एनसीएलटी पर बढ़ता बोझ कम होगा, विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और बैंकिंग क्षेत्र की सेहत सुधरेगी। दोस्तों, आज राज्यसभा में एक और विवादास्पद बिल पास हो गया। विपक्ष के वॉकआउट के बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। इस बिल में प्रावधान है कि सीएपीएफ में इंस्पेक्टर जनरल पद के 50%, एडिशनल डीजी के 67% और स्पेशल डीजी व डीजी के सभी पद आईपीएस अधिकारियों के डेप्यूटेशन से भरे जाएंगे। ये बिल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए लाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीएपीएफ के अपने अफसर ही पदोन्नति पाने के हकदार हैं। विपक्ष ने इसे काला कानून और सीएपीएफ जवानों के हौसले को तोड़ने वाला बताया। सपा सांसद ने कहा, बॉर्डर पर गोलियां खाने के लिए कहते हो, लेकिन अपनी सेना पर भरोसा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल का बचाव किया। दोस्तों, ये खबर हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो सोशल मीडिया पर खबर शेयर करता है या यूट्यूब चैनल चलाता है। सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में बड़े संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मैथवाई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को इसका मसौदा सार्वजनिक किया है। प्रस्ताव के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एमआईबी की इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी को अब सिर्फ शिकायत के आधार पर ही नहीं, बल्कि खुद से भी किसी भी ऑनलाइन कंटेंट की जांच करने का अधिकार होगा। सोशल मीडिया पर न्यूज पोस्ट करने वाले आम नागरिकों और क्रिएटर्स पर भी ये लागू हो सकता है। सरकार का तर्क है कि सोशल मीडिया पर न्यूज कंटेंट बड़े पैमाने पर अनियंत्रित है। आलोचकों का कहना है कि यह प्रेस स्वतंत्रता पर बड़ा खतरा है। इस पर 14 अप्रैल तक जनता की राय मांगी गई है। बाइक चाहने वालों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है।
बजाज पल्सर NS400Z का नया 2026 वर्जन डीलरशिप पर पहुंच गया है और इसकी कीमत भी लीक हो गई है। खास बात यह है कि इस बार इंजन का साइज 373 सीसी से घटाकर 349 सीसी कर दिया गया है। इसके पीछे वजह है सरकार का नया जीएसटी ढांचा। 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जबकि 350 सीसी से ज्यादा पर 40% था। इसीलिए बजाज ने चतुराई से इंजन साइज कम किया ताकि बाइक सस्ती हो सके। लीक के मुताबिक नई कीमत लगभग 1,93,500 रुपए एक शोरूम होगी, पहले की कीमत से महज 400 रुपए कम। पावर थोड़ी घटी है, 43 PS से 40.6 PS हुई, लेकिन USD फोक्स, डुअल चैनल ABS, TFT डिस्प्ले और 4 राइडिंग मोड जैसे सभी फीचर्स बरकरार हैं। औपचारिक लॉन्च जल्द होने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो ये मौसम अलर्ट आपके लिए है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 1 अप्रैल 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसका सबसे तीव्र असर 3 और 4 अप्रैल को होगा, जब दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज बारिश, बिजली और ओलावृष्टि की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 3-6 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी गरज बारिश का अनुमान है। IMD ने किसानों को खड़ी फसलों की सुरक्षा करने और लोगों को गरज के दौरान घर में रहने की सलाह दी है। दिल्ली में रात तक बादल और हल्की बारिश की संभावना पहले से जारी है। दोस्तों, संसद में आज एक और बड़ी खबर आई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA 2026, जो कि NGOs को मिलने वाले विदेशी फंड पर नियंत्रण से जुड़ा है, को सरकार ने फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर धरना देते हुए NGO और संस्थाओं को निशाना बनाना बंद करो का बैनर लहराया। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने इसे अल्पसंख्यकों और NGOs के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला क्रूर कानून बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केरल में इस बिल के बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। इस बिल से 16,000 से अधिक NGOs पर सीधा असर पड़ेगा, जो सालाना 22,000 करोड़ रुपए विदेशी फंड प्राप्त करते हैं। बिल पर 14 अप्रैल तक टिप्पणियां मांगी गई हैं। दोस्तों, नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं, जो सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं। पहला, नए पैन आवेदन नियमों के तहत अब आधार और बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य है। दूसरा, FAS टैग फीस में बदलाव हुआ है, जिसका असर राजमार्ग यात्रियों पर पड़ेगा। तीसरा, आयकर में बदलाव, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय अब टैक्स मुक्त है। चौथा, ATM से नकद निकासी की मुफ्त सीमा पार करने पर अतिरिक्त शुल्क और रुपे प्लैटिनम कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज का मुफ्त एक्सेस बंद। पांचवां, भारतीय रेलवे ने टिकट रद्द करने पर रिफंड की समय सीमा 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे किया। इनके अलावा कारों की कीमत, बैंकिंग सेवाएं और कई दैनिक उत्पाद भी महंगे हुए हैं। यह नया वित्त वर्ष मध्यम वर्ग के लिए मिला-जुला संदेश लेकर आया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। ईरान युद्ध से लेकर अमरावती के राजधानी बनने तक हर अपडेट हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रोजाना ऐसी ताज़ा खबरों के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।